हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे फिर नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब मैम से इसकी बात तो हो रही थी और मैम को सच भी बता देती है कि असल में उसने ग्रिफ की जॉब को छोड़ दिया और आपको ये बात नहीं बता पाई। तो मैम भी माइंड करने लगती है और कहती है कि तुमने जो भी किया होगा सही किया होगा, तुम गलत कभी भी नहीं कर सकती। और मुझे अपने स्टूडेंट्स का पता है, बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते बल्कि सीखते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और तुम भी अभी सीख रही हो। चाहे तुम्हारे लिए तुम बड़ी हो चुकी हो पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और जॉब मिल जाएगी। उसकी मैम उसको बहुत ज्यादा अच्छे से मोटिवेट करती और बिल्कुल भी उदास नहीं होने देती और ये फील करवाने देती है कि उसने उनसे झूठ बोला था। मैम कहती है कि अब यहाँ से फ्री होने के बाद स्कूल के पूल के साइड चली जाना, वहाँ पर सियोंग्यो है। ये बात सुनने के बाद वो भी स्विमिंग पूल वाले एरिया में पहुंच जाती जहाँ पर सियोंग्यो पहले से ही टाइम कैप्सूल लेकर बैठा हुआ। तो उसे देखकर कहने लगती है कि तुम्हें पहले से मिल गया। तो वह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करिए। तो वह कहती है कि ये क्वेश्चन मैं तुमसे भी तो कर सकती हूँ। पर वो तो उसके लेटर को निकाल कर बैठा हुआ था और पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे लेटर को पढ़े हो। तो वह कहता है कि हाँ, और उसका लेटर उसे दिखाने के बाद उसे पढ़ने लग जाता है। ये भी उसके पीछे लग जाती है कि मेरा लेटर लिखा हुआ ना पढ़ो। पर वो तो उसके लेटर को पढ़ ही जा रहा होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं अपनी फ्यूचर वाली 10 साल के बाद की सोक्यू को प्यारा और खूबसूरत कहना चाहती हूँ। अब जब वो इस तरह की बातें पढ़ा होता है ये और भी अच्छे से उसके पीछे लगी होती है, पर इसे भी पता था कि वो इसे पकड़ लेगी। इसी वजह से लेटर को वापस से टाइम कैप्सूल में डालता है और स्विमिंग पूल में कूद जाता है। तो ये देखकर वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे पानी से डर लगता और तुमने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मैं तुम तक ना पहुंच पाऊं। तो उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है जब से मैंने स्विमिंग छोड़ी आज मैं इतना टाइम बाद स्विमिंग पूल में आया हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, मुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए था। तो ये बात सुनकर वो चुप सी हो जाती। तो वह कहता है कि तुम्हें याद आ गया। तो दिखाया जाता है कि जब इसका ये वाला ड्रीम टूट चुका था तो ये कभी भी कमरे से बाहर नहीं आता था और ना किसी को अपनी शक्ल दिखाता था। पर सोक्यो का इसे छोड़ने वाली थी, वो भी इसके रूम में पहुंच जाती और ये भी उसको अपने रूम से निकाल देता है और निकालने के बाद लॉक भी लगा दिया था। पर ये भी कीज लेकर डोर ओपन कर लेती और वापस इसके रूम में आ जाती है। ये फिर से उसका रूम से निकाल देता और कीज भी ले लेता है आपकी बार, और रूम को बंद करने के बाद कीज को भी ड्रॉर में रख देता है। अब जब ये रात में सोया होता है तो इसको कुछ गिरने की आवाज आती तो ये उठ जाता है और विंडो की तरफ जब जाता है तो सीढ़ी लगाकर सोक्यो इसके रूम में आ रही होती है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो विंडो से इसको पहले से ही देख रहा है। और जैसे वो थोड़ा ऊपर आ जाती है तो उसका नाम लेकर जब उसे बुलाता है वो अपना नाम सुनते उसकी तरफ देखकर डर जाती है। जैसे ही गिरने लगती है तो सियोंग्यो उसे पकड़ लेता है और टूटे पाँव के साथ उसको अंदर भी ले आया था और अंदर आते ही जल्दी से अपने बेड पर गिर जाता है क्योंकि उसके पाँव में काफी दर्द हो रहा था। तो वो कहने लगता है कि तुमने ये क्या हरकत की, अभी मर जाना। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने मरना था। कहने लगता है कि एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और ऊपर से मुझे तुम बातें सुना रही हो, कितनी गलत बात है ना। अब ये भी कहने लगती है कि तुम्हारे रूम से स्मेल आ रही है और स्मेल कहते हुए कहने लगती है कि ऐसे इंसान की जो बिल्कुल अकेला इस कमरे में बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि मेरे कमरे से कोई भी स्मेल नहीं आ रही और निकलो मेरे कमरे से। और ये भी उसको अच्छी खासी गालियां देने लग जाती। तो वो कहने लगता है कि मुझे गाली तो ना दो, पर ये इसको उल्टी सीधी बातें बस बोली जा रही होती है। अब ये भी गुस्से से बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। ये बात सुनती वो कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो कहता है कि क्या मतलब। तो कहती है कि 1 महीने बाद मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। अब उसकी बात से तो ये भी चुप हो जाता और ये भी अपने बैग से तोड़ने की एक चीज तो निकाल ही लेती। उसके हाथ में ऐसी चीज को देखकर पूछने लगता है कि तुमने ये अपने बैग में क्यों रखी हुई थी। तो कहने लगती है कि अगर तुमने वापस से डोर लॉक किया तो मैं डोर को ही तोड़ दूंगी, ये बात याद रखना। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद उसकी बातों की वजह से इसके मुंह पर भी स्माइल आती है क्योंकि इसे भी ये बात रियलाइज होती है कि वो काफी टाइम से नहीं बोला था। अब इन्हीं सब चीजों को याद करने के बाद सोक्यो बिल्कुल चुप सी हुई होती है। तो वो कहता है कि तुम पर ये वाला बिहेवियर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जैसे तुम पहले हुआ करती थी, वापस से पहले जैसी हो जाओ। तो ये बात सुनते ही कहती है कि तुम मुझे पहले जैसी देखना चाहते हो ना, चलो ठीक है मैं दिखाती हूँ मैं पहले कैसी थी। ये कहते ही पूल में कूद जाती और इसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। पहले तो कुछ सेकंड पानी के ऊपर रहती है पर फिर बाद में डूबने लग जाती है। डूबते देखकर वो टाइम कैप्सूल को दूर फेंकता और उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। अब उसको डूबने से तो बचा लिया था पर अभी भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो डूबने से बची हुई है। उसे ऐसे ही लग रहा होता है कि वो अभी तक पानी में है। तो वो उसे कहता है कि अपने आप से स्ट्रेस थोड़ा दूर लेकर जाओ, फिर तुम्हें फील होगा कि तुम पानी में नहीं हो बल्कि पानी के बाहर हो, मैंने तुम्हें बचा लिया है, बिल्कुल जेली फिश बन जाओ। अब ये भी खुद को जेली फिश जैसा फील करने लगती और सच में पानी के ऊपर ही रह रही होती है। पर जैसे थोड़ा हौसला इसका कम होता है तो डूबने लग जाती और डूबने की वजह से इसके बालों को पकड़ी होती, कभी इसके सर को अंदर पानी के अंदर लेकर जा रही होती है। वो कह रहा है मेरे बालों को तो छोड़ दो, मेरे सर को तो छोड़ दो, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। और फिर अपने बाजू के ऊपर उसको पानी के ऊपर ही लिटा लेता, वो भी बहुत मजे से लेटकर उसे बातें करी होती। तो वो कहता है कि अब इस हालत में भी तुम बातें करना चाहती हो। तो वो उससे कहती है कि सोचो अगर तुम अपने ड्रीम को अगर वापस से करते हो स्विमिंग वाले को तो क्या तुम आर्किटेक्ट भी होते। ये सुनकर वह कहता है कि हाँ मैं होता। कहती कि क्या सच में। अब वही मिसाल वो उस पर भी देता और कहता है कि अगर तुम ग्रिप में जॉब करती होती और वेकेशन के लिए घर वापस आती तो क्या तुम वापस जाती जॉब करने के लिए। तो आगे से बोलती है कि नहीं। तो वह कहता है कि अगर तुम्हारी एंगेजमेंट भी ना टूटी होती क्या तुम फिर भी वापस जाती। ये बात सुनकर वो चुप सी हो गई थी और दिखाया जाता है कि टाइम कैप्सूल जब इन्होंने 10 साल पहले लिखा था तो तीनों दोस्तों ने साथ में बैठकर अपना अपना लेटर लिखा था। मॉम भी उनमें होते और मॉम कहती है कि जिसने भी 10 साल से पहले इस टाइम कैप्सूल को ओपन किया तो उसका बैड लक 1000 साल के लिए होगा। ये सुनते वो लोग पिंकी प्रॉमिस कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा और सोक्यो जो अपना लेटर वही लिख रही होती है जो सियोंग्यो ने उसकी जगह पर पढ़ दिया था। और सियोंग्यो अपने लिए एक लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि उम्मीद करता हूँ कि 10 साल बाद वाले सियोंग्यो ने अपनी फीलिंग्स के बारे में सोक्यो
को बता दिया होगा, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में सोक्यू को नहीं बताया था। आई थिंक वो उसे तब से लेकर लाइक करता था, पर मे भी उसके दूर जाने की वजह से अपनी फीलिंग्स के बारे में भूल चुका था। प्रेजेंट में सेयोंगजू ने सोक्यू को बचाया हुआ था, इसी वजह से दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं तो सोक्यू को छींक आती है जो उसके मुंह पर ही करती है। तो कहीं लगता है कि दिल तो करे तो मैं अभी यहीं पर मार दूं। अब फिर से वो अपना बैलेंस खो देती और गिरने लगती है और वापिस से उसके बाल खींचने लग जाती है। अब दोनों ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया तो वो उसे कहती है कि तुम अपने साथ एक्स्ट्रा ड्रेस क्यों रखते हो। तो वो कहता है कि मैं कभी भी कहीं पर भी चला जाता हूँ तो मैं हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा कपड़े रखता हूँ। तो वो उसकी तरफ काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कहीं लगता है कि तुम तो काफी छोटी हो। यह सुनकर वो कहती है कि तुम 3 लफ्जों का यूज करके मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना। तो अंत में कहता है कि तुम्हारा स्कूल का यूनिफॉर्म भी इतना ही बड़ा होता था ना। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे उसे बहुत छोटा करके पहनना पड़ता था। पता नहीं मॉम को बड़े कपड़े पहनाने का शौक क्यों था। वो पता नहीं कितने बड़े बड़े ख्वाब देखती थी और अपना टाइम कैप्सूल मांगने लग जाती। तो वो भी इसको टाइम कैप्सूल नहीं दे रहा होता और खुद से दूर कर रहा होता है, पर ये भी इसको जंगली बिल्ली की तरह नोचना चाह रही होती है। पर फाइनली उसने उसको टाइम कैप्सूल तो दे दिया था और उससे पहले की सेरेमनी वो करी होती है कि ओपनिंग सेरेमनी में करती हूँ। और मोम का पूछती है कि वो कहाँ पर है, हमें उसे भी बुला लेना चाहिए क्योंकि उसका भी तो लेटर इसी में है ना। पर मोम तो आ नहीं सकती थी, इसलिए ये टाइम कैप्सूल को ओपन करती है, बट उसमें 2 ही लेटर्स होते हैं, मोम वाला लेटर नहीं होता। तो वह कहती है कि मोम वाला लेटर किधर गया, और जब तुमने इस टाइम कैप्सूल को ओपन किया था क्या इसमें तीसरा लेटर नहीं था। तो वह कहता है कि नहीं, मुझे याद नहीं है। तो वह कहती है कि कहीं पानी में वो भीग तो नहीं गया। तो वह कहता है कि नहीं, मुझे इस बात का भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ, तीसरा लेटर होगा ही नहीं। पर वो सबसे पहले अपने वाले लेटर को ओपन करती है और वो अपने वाले लेटर को ओपन करता है। इसे तो याद भी नहीं होता है कि उसने लेटर में क्या लिखा था। और सोक्यू जो चाह रही होती है कि उसको अपने लेटर से पता लग जाए कि उसका ड्रीम क्या है, बट लेटर को पढ़ने के बाद भी उसको अपने ड्रीम का पता नहीं लगता। और सेयोंगजू जो अपने लेटर को पढ़ने के बाद जान चुका था कि उसके दिल में पहले सोक्यू को लेकर फीलिंग्स थी और यही बात तो उसने लेटर में लिखी हुई थी कि बता देनी चाहिए थी। अब यही वजह थी वो अपना लेटर सेयोंगजू से छुपाना चाहता था। वो कहते हैं कि मुझे अपना लेटर दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। उसे कहती है कि तुमने मेरे लेटर को पढ़ लिया पर अपने वाले लेटर को मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, ऐसा क्यों छुपा रहे हो। तो कहने लगता है कि कुछ भी नहीं, और ये भी उसके पीछे लग जाती है पढ़ने के लिए और वो भी इसके आगे आगे भागने लगता है। अब ये तो इसके पीछे इतना नहीं भाग पाती और वो इससे काफी दूर निकल जाता और ये पीछे बैठ कर रेस्ट करने लगती है। पर उससे आवाजें देकर रोक भी रही होती है, पर वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। घर पर अपने कमरे में पहुंचकर ब्रेक लगाता है और लेटर को देखते हुए कहने लगता है कि मैंने ये बात अपने बचपन में क्यों लिखी थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए था और अब तो मैं इसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करता, बल्कि मेरी फीलिंग्स तक फायर हो चुकी होंगी। वो जैसे अपने आप को यकीन करवा रहा था कि वो सोक्यू को लाइक नहीं करता, पर उसका दिल ऐसे था जैसे वो यकीन भी ना कर पा रहा हो कि उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है जैसा उसने लेटर में लिखा था। अब ये भी लेटर को पकड़कर बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोल्ड करने लगता है और यहाँ सोक्यू जो अपने वाले लेटर को देख रही होती है और कहने लगती है कि मुझे तो यहाँ पर भी अपने ड्रीम का पता नहीं लगा कि मैं करना क्या चाहती हूँ। और सोक्यू के नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम डैड दिखाए जाते हैं। डैड जब खाने के लिए आते हैं तो फ्लावर को देखकर कहते हैं कि आज का खाने में फ्लावर मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं। तो वो बताते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड को 3 लाख फोन देने हैं। ये सुनते वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे, ये तो हम नहीं दे सकते। तो वो कहते हैं कि क्या मतलब, क्यों नहीं दे सकते। तो कहते हैं कि हमारी अभी की कंडीशन तो देखो। पर वो भी अपनी जिद पर होते हैं कि 3 लाख तो मैंने देने ही है। देखो वो जेजू में रहता है, हम कभी भी फिर जेजू में नहीं जा पाएंगे, हमें अपनी दोस्ती का दिखाना होगा कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। पापा कहती है कि नहीं 2 लाख दे तो 3 लाख नहीं दे सकती। तो वो भी गुस्से से निकल जाते हैं कि मुझे नहीं खाना कुछ, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये कहकर वो गुस्से से निकल गए थे। जबकि इधर हमें सेयोंगजू की मॉम दिखाई जाती है और सेयोंगजू के डैड जब आते हैं तो वो अपनी वाइफ को इस तरह रेडी देखकर पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही। तो वो कहती है कि काम के लिए जा रही हूँ। वो कहते हैं कि कहाँ काम के लिए जा रही हो। वो कहती है कि जहाँ पर भी जाओ तुम्हें पूछना तो नहीं पड़ेगा ना कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था, पर वो वहाँ से गुस्से से जैसे चली जाती है। और सेयोंगजू जा रहा होता है तो सोक्यू उसके साथ टकरा कर वहाँ से जा रही होती है, जैसे उसे फर्क ही न पड़ा हो कि वो किससे लगी है। तो वो कहता है कि कोई गेम चल रही है कि टकराओ और चलते जाओ। तो कहती है कि तुम्हें क्या मेरा फेस नहीं नजर आ रहा है कि मुझसे पंगा मत लो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा फेस तो कह रहा है कि काफी फफी है। तो पूछता है कि कहाँ पर जा रही हो। तो वो बताती है कि मैं लाइब्रेरी भी जा रही हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है जाओ। ये कहते हुए अपना जाने लगता है तो ये इसके पीछे भागते आने लगती है कि तुम्हें ये नहीं हो रहा कि मैं लाइब्रेरी क्यों जा रही हूँ। तो कहता है कि मुझे क्यों होगा। तो दिखाने लगती है कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ और इससे मुझे पता लग जाएगा कि मैं क्या करना चाहती, क्योंकि उसे तो अपने ड्रीम का ही नहीं पता था और अब जाकर अपने बारे में सोचने लगी थी। पर वो कहने लगता है कि तुम क्या बुक से जानना चाहती हो कि तुम्हारा ड्रीम क्या। तो वो कहती है कि हाँ। तो क्या मुझे परफ्यूमर बन जाना चाहिए, काफी कूल वाइब आ रही है ना। और इसी तरह की और भी चीजें बताकर उसे पूछ रही होती है, उसके साथ साथ चलती जा रही होती है, यहाँ तक कि उसके ऑफिस में भी उसके साथ साथ आ चुकी थी। पर ऑफिस पहुंचने के बाद जब कॉफी लेती है तो उसके किचन को देखने लगती है। तो वो कहता है कि यहाँ का किचन कोई भी यूज नहीं करता, पर उसका किचन काफी शाइन कर रहा होता है। अभी उसे देख रही होती तो मियोंग्यो आकर उसे कहने लगता है कि बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। तो वो पूछता है कि क्या गुड न्यूज है। तो वो कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे चुटकी काटो। तो वो तो उसे काट नहीं रहा होता। इससे सोक्यू कहती है कि मैं काट देती। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और फिर बता देता है कि हमें ग्रिफ की तरफ से ईमेल आया है। ग्रिफ का नाम सुनते ही वो तो बिल्कुल चुप सी हो जाती है और सेयोंग्यो भी ग्रिफ का नाम सुनकर सोक्यू को देखने लगता है। उसे पता लग जाता है कि उसे ये नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर उन्हें उस कंपनी की तरफ से काफी बड़े डिजाइन की ऑफर आई थी क्योंकि वो सॉल में भी अपनी एक ब्रांच ओपन कर रहे थे। मियोंग्यो तो ये बताते हुए काफी खुश हो रहा होता है और सेयोंग्यो उसकी बात सुन रहा था। सोक्यू तो बिल्कुल चुप सी थी। अब मसला ये था कि जो भी बात होनी थी वो इंग्लिश में होनी थी, पर इन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, मतलब लाइक कन्वर्सेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
और अंडरस्टैंडिंग होना भी काफी जरूरी होता है। इसी वजह से म्योंग परेशान होता है, उसे तो याद ही नहीं होता कि सौक्यो ने कहीं और नहीं बल्कि ग्रिफ में ही जॉब की है। पर जैसे उसे ये बात याद आती है तो वो पूछता है कि तुमने तो यूएस में जॉब की थी ना, तो कहती है कि हाँ मैंने यही ग्रिफ में जॉब की थी। ये सुनते वो तो खुश हो जाता और कहने लगता है कि तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं कर देती, हम तुम्हें पार्ट टाइम की पैसे भी दे देंगे। सियोंग्यो कहने लगता है कि तुम इस तरह मुझे शर्मिंदा तो मत करो, और वैसे भी वो हमारे लिए क्यों हेल्प करेगी। तो वह कहती है कि हम मुझे थोड़ी बिजी हूँ तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी। पर म्योंग्यो तो जैसे उसकी मिन्नतें करने लग जाता और इससे कहता है कि शट अप, तुम चुप हो जाओ, और इसे चुप करवा कर वापिस उसकी मिन्नतें कर रहा होता है तो वो भी इस काम को करने के लिए हाँ बोल देती है। अब दोनों इस काम को लेकर साथ में बैठकर काम कर रहे होते हैं। ये सब नायुन भी छुपके छुपके देख रही होती है। म्योंग्यो आकर कहता है कि तुम इस तरह नजर क्यों रख कर बैठी हो, अब ये मत कहना कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तुम क्या ऐसी जनरेशन से हो। तो वह कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं भी 2000 पहले से और तुम भी 2000 पहले वाली जनरेशन वाले हो, तो मतलब हम दोनों की जनरेशन सेम हुई। तो वो उसे कहते हैं कि वो उसकी मॉम की फ्रेंड की बेटी है। तो वह कहती है कि हाँ बात तो वही है ना, क्योंकि नायुन उन दोनों से काफी जेलस हो रही होती, इसलिए वहाँ चली जाते। पर म्योंग्यो को उसकी बातों सुनाने पर भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे बस इसी बात की खुशी होती है कि दोनों सेम ही जनरेशन से हैं। अब सेओंग्यो भी अपना जाकर बैठ जाता और अपना काम करने लगता है। सौक्यो बैठकर अपना काम कर रही होती है और फिर इसके पास भी आ जाते, उसे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, और फिर उसको लाकर कॉमिक्स बुक देने लगती है कि तुम्हें भी ये पढ़नी चाहिए। हर एक कॉमिक बुक के बारे में बता रही होती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम क्या 24 घंटों के लिए भी काम की वजह से अपने आप को भूखा रख सकते। तो वह कहता है कि मैं 72 आवर्स के लिए अपने आप को रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये कहकर अपना काम करने लगता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।